मेरा नाम अनुपम है और आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 14 के, जिसमें हम बात करेंगे जल के बारे में। देखिए, जल ही जीवन है। आपने सुना होगा जल ही जीवन है। तो सोच कर देखिए, अगर हमारे आसपास हमारे पास जल नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे होगा? तो क्या हम जीवित रह पाएंगे बिना जल के? तो देखिए, नहीं, हम जीवित नहीं रह सकते बिना जल के। ऐसे ही जल का देखिए हमारे कृषि कार्यों में, हमारे जो घरेलू कार्यों में, उनका हम किस किस तरह से जल का उपयोग करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जल के बारे में। जल क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। तो जल देखिए एक हमारा जो पारदर्शी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें से आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी और हमारा गंधहीन, स्वादहीन रासायनिक पदार्थ है। तो हमारा क्या है, जल हमारा क्या है? देखिए, एक जो पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, न जिसमें देखिए कोई स्वाद है न जिसका कोई रंग है। रंग देखिए जैसा हम जल में हमारा रंग मिलाएंगे उसी तरह का हमारा जल बन जाता है। तो जल की कितनी विशेषताएं हैं हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो जो पृथ्वी पर हमारा दो तिहाई भाग जो है वो जल का है। और ये जल हमारा कहाँ पे है? ये जल हमारा नदियों में, महासागरों में हमारा ये जल इस तरह से है। तो क्या ये, और फिर भी ये बोलते हैं कि हमारे जल की कमी है। तो देखिए, जो हमारा महासागरों में जो जल है वो हमारा कैसा होता है? वो लवणीय होता है, वो खारा होता है। तो उसका इस्तेमाल तो ना हम पीने में कर सकते हैं, ना खेती में इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास पीने वाला जल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम जैसे भूमजल, जो भूमि के अंदर से हम निकालते हैं, उसको हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो हमारा बहुत ही कम मात्रा में हमारा उपलब्ध है। तो देखिए, हम जल की बात करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं जल चक्र की। तो जल चक्र क्या होता है? देखिए, जल चक्र। अब जल चक्र की बात करते हैं हम। जल चक्र कैसे? देखिए, मान लीजिए कि कोई ये हमारा क्या है? तालाब है, समुद्र है, इस तरह से ये हमारा है। तो जल चक्र, ये जल चक्र क्या होगा? जब इसमें सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? ये वाष्प बनकर उड़ेगा। जो ये वाष्प बनकर हमारा उड़ेगा, फिर ये क्या होगा? इसमें जो वाष्पन वाली प्रक्रिया हो गई। और जो हमारी गर्म हवाएं हैं वो क्या हमारा ऊपर की ओर उठेंगी, वो और ऊपर की ओर जाके वो जो संघनन द्वारा क्या होगा? उनका जो बादल का निर्माण होगा। क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर जाकर उठी, ऊपर में जो वायुमंडल में उपस्थित हमारी जो आर्द्रता है, नमी है, तो वो उन जो हमारे कणों में आकर रुक जाती है। तो उससे क्या होगा? हमारा वाष्पीकरण के द्वारा, फिर हमारी संघनन प्रक्रिया द्वारा क्या होगा? हमारा क्या हुआ? बादल बन जाएंगे। अब देखिए, उन्हीं बादलों द्वारा हमारा क्या होगा? उन्हीं बादलों द्वारा हमें वर्षा प्राप्त होगी। फिर और वर्षा का वो जल फिर से आके कहाँ मिल जाएगा? फिर से हमारा, जैसे हमारे समुद्रों में, तालाबों में, इनमें मिल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम देखिए जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र जैसे हमारा अभी बताया गया है कि समुद्रों से जो हमारी एक तरह से जो जल वाष्पन हुआ, और वाष्पन होने के बाद क्या हमारे बादलों का निर्माण हुआ, और वही जल फिर से आकर बूंदों के रूप में हमारा उसी जो हमारा समुद्र है, तालाब है, उनमें आकर मिल गया। तो इसी की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसी को हम जल चक्र कहते हैं। अब देखें, जैसे हमने समझा वाष्पन, तो वाष्पन को समझ लेते हैं हम। वाष्पन का जैसे हम पहले अध्याय में भी बता चुके हैं। वाष्पन देखिए, वाष्पन जब सूर्य की किरणें हमारे जल पर पड़ी तो वो क्या होगा? वाष्प बनकर वो उड़ने लगा, वाष्प बनकर ऊपर जाने लगा। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उसी प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन का एक जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, जैसे गीले कपड़ों का सुखाना। तो गीले कपड़ों का सुखाना भी किस तरह की प्रक्रिया है? हमारी वाष्पन की प्रक्रिया होती है। ऐसे ही देखिए,
फिर जैसे हम वाष्पन की गीले कपड़ों का सूखना कैसे, देखिए जल में से क्या वो जो कपड़ों में जल होता है वो वाष्प द्वारा वो भाप बनकर जो उड़ने लगता है, और इसी तरह से जो हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अब देखिए जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जो जिसे हम फ्रिज से बोतल को निकालते हैं, तो उस पे क्या होता है, जब निकालते हैं तो जल की छोटी छोटी बूंदें जो है उसके बाहर आकर जैसे चिपकी रहती हैं। तो वो किस कारण होता है कि जो वायु में हमारी जो वायु में आर्द्रता होती है, वो उससे जो वाष्पन की क्रिया द्वारा वो बूंदे उस जल पे उस बोतल के ऊपर हमारी रहती है। तो देखिए ये हमारे वाष्पन के उदाहरण होते हैं। अब देखिए हम समझते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे ये वाष्पन की क्रिया हुई और ये ऐसे। अब हम समझते हैं कि जो बादल, अभी हमने बात की थी कि बादलों द्वारा जो वर्षा आ जाती है, तो अब हम समझते हैं कि बादल किस तरह से बनते हैं। तो देखिए एक जो हमारी प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं संघनन की प्रक्रिया द्वारा ही बादल बनते हैं। तो देखिए किस तरह से किसी वाष्प का तरल अवस्था में किसी वाष्प का अपनी तरल अवस्था में आना, किसी वाष्प का तरल अवस्था में आना क्या कहलाता है, हमारा संघनन कहलाता है। ठीक है, किसी वाष्प का तरल अवस्था में आना हमारा क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो देखिए जैसे हमने बात की अभी कि बादल कैसे बनते हैं, तो हमारी गर्म वायु जो हमारी सूर्य की किरणें जल पर पड़ी और जो जल हमारा गर्म हुआ तो वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगा। अब वाष्प बनकर जब वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगा तो उसमें क्या हुआ, उसमें फिर हमारी संघनन वाली प्रक्रिया हो गई, क्योंकि जो हमारे वायुमंडल में जो कण होते हैं, जैसे हमारे अलग अलग धुएं के कण है, इस के कण है, तो उससे क्या होगा, उसमें हमारी आर्द्रता के कारण क्या होगा, वो एक बादल के रूप में जो हमारा धुआं टाइप बन जाता है जो, तो उसमें वो बादल का रूप ले लेता है। किस प्रक्रिया द्वारा, संघनन प्रक्रिया द्वारा। जैसे कि हमने बताया जो हमारे संघनन प्रक्रिया जो वाष्प का तरल अवस्था में आ जाता है, और जब वो ही फिर हमारा किसके वर्षा के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं अब वर्षा। देखिए जैसे हमने बात की कि जब संघनित होकर जो पानी हमारा बादलों द्वारा नीचे आ रहा है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम वर्षा कहते हैं। अब देखिए जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, भूम जल की। एक भूमिगत जो जल होता है, भूमिगत जल कैसे हमारा, देखिए हमारे जैसे वर्षा होती है तो मिट्टी में हमारे जो छोटे छोटे मिट्टी में हमारे छिद्र होते हैं, तो इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, जो हमारा जल है वो नीचे पहुंच जाता है, और उसी को हम फिर क्या करते हैं, उसी को हम जैसे हम अपना ये नल लगाकर उसी को हम जमीन से बाहर निकालते हैं, जिसका प्रयोग हम पीने के लिए, अपने घरेलू कार्यों में, सिंचाई के लिए, तो इस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि भूम जल की बहुत कमी हो जाती है, जैसे वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया है हमारा, तो भूम जल की बहुत कमी हो जाती है। अब भूम जल की कमी के कारण ही क्या होता है, बोलते हैं ना कि उस जो क्षेत्र है उसमें पानी की बहुत कमी है, वहां पे हमें सूखा पड़ गया है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सूखा पड़ना कहते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने बताया भूम जल को कभी कभी क्या होता है, जो जल का हमें क्या करना होता है, जो भूम जल का स्तर बढ़ाने के लिए क्या होता है, जैसे हम जो हमारे तालाब हैं, जो हमारे तालाब बनाए जाते हैं जिससे हमारा जल है उसका जो भूमि में जो है स्तर बना रह सके। इसी तरह से देखिए जैसे हम वर्षा का मौसम होता है, तो वर्षा के मौसम में हम क्या करते हैं, वर्षा के मौसम में हम जो हमारा जल होता है उसका भंडारण करते हैं जिससे उस जल का बाद में प्रयोग किया जा सके। क्योंकि देखिए पीने वाला जल हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो वर्षा वाला जल होता है वर्षा के दिनों में उसका हम भंडारण कर लेते हैं और फिर उसका हम बाद में प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं
जो हमारे बाढ़ के बारे में, बाढ़ के क्या होता है किस तरह से। तो देखिए, जब हमारी अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, जब अत्यधिक मात्रा में हमारी वर्षा होती है तो क्या होता है, जो नदियों का जल स्तर है, नदियों का जल स्तर वो बढ़ने लगता है, नदियों का, समुद्रों का। तो उसी स्थिति में जब नदियों का जल अपने बहने वाली जो नदी के क्षेत्र से बाहर निकलकर बहने लगता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम बाढ़ की स्थिति कहते हैं। तो देखिए, आपने इस चैप्टर में देखा कि हम किस तरह से हमारा जल चक्र होता है, किस तरह से संघनन की प्रक्रिया द्वारा हमारे बादल बनते हैं, किस तरह से हमारी वर्षा है, अगर वर्षा कम हो रही है तो उसको क्या, वो सूखे के रूप में जाना जाता है। अगर हमारी वर्षा अत्यधिक हो रही है तो हमारा जल का स्तर जो बढ़ रहा है नदियों में, समुद्रों में, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमारी बाढ़ की जो हमें बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा, जो जल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की इस अध्याय के माध्यम से। तो इस अध्याय में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।